अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान मुबारक हो। सर आपको भी रमजान मुबारक। सर आपको भी रमजान मुबारक। सर आपको भी खैर मुबारक सर। पाक हमें रमज़ान की कदर करने की और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। इसका रमज़ान का जो वक़्त है आमीन वो सर। पूरा नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम इतना तो कर सकें कि हम इसका एहतराम कर सकें। एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देने लगे तो मिंबर पर जब चढ़ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बार आमीन कहा। जब पहले स्टेप पे चढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, सेकंड स्टेप पे चढ़े तो अगेन आमीन कहा, थर्ड पर भी आमीन कहा और फोर्थ पे भी आमीन कहा। तो सहाबा किराम ने बाद में पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल ये क्या मामला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी जिब्राईल आए थे और उन्होंने 4 दुआएं मांगी हैं और मैंने आमीन कहा है। उसमें पहली दुआ ये थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा है कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने मेरा नाम आए और वो दो ठीक ना पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जो रमज़ान को अपनी ज़िंदगी में पाए और अपनी बख्शिश ना करवाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। और तीसरी बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जो शराब का आदी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। और फोर्थ बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जो बुढ़ापे में अपने वालिदैन को पाए और जन्नत न पाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। तो इस हदीस में हमारे लिए 4 सबक हैं। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम लिया जाए तो एहतराम से साथ रूल शरीफ पढ़ना चाहिए, और सेकंड वालिदैन का एहतराम, थर्ड थिंग कि रमज़ान आ जाए तो रमज़ान का एहतराम, और फोर्थ कि शराब का आदी देख लें हम कहाँ पर खड़े हैं और हमें क्या होना चाहिए। बाकी आप लोग बहुत सेंसिबल हैं कि ज़्यादा बात का आपकी असर शायद हो। बाकी आप लोग खुद अपना एहतसाब कर लें कि हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या हम वालिदैन की खिदमत करते हैं, क्या हम रमज़ान का एहतराम करते हैं, क्या हमारे सामने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है तो हम क्या दो चीज़ पढ़ते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, क्या हम में से कोई शराब का आदी नहीं है। तो ये चीज़ें अच्छा। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट एनालिटिकल टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी। हमारी लैब है, तो इसमें हम जो लास्ट टाइम से कर रहे हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, कॉन्फिडेंट सेल्फ रेगुलेशन। तो आज जो आपने ऐसे करना था डेट वाज अबाउट प्लाज्मा आइसोलेशन वो तैयारी में मैंने की थी। तो आज जो हम करेंगे डेट वो कॉलम क्रोमैटोग्राफी। एक्सक्यूज मी सर। सर डिस्टोर्शन बहुत ज़्यादा आ रही है पीछे से ना, कोई आपके माइक का कोई इशू है शायद। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सर आवाज आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रही है क्या बोल रहे हैं। यस सर। डिस्टोर्शन बहुत ज़्यादा है सर, साथ साथ ना कोई साउंड वगैरह क्रिएट हो रही है साथ। जी अब बताएं, आप आवाज़ सही आ रही है? नो सर, नो सर, नो सर। बहुत शोर आ रहा है सर। सर माइक का थोड़ा सा इशू हो गया, माइक की सेटिंग होने वाली। अब बताएं, आप आवाज़ आ रही है?
सर अब तो और दूर चली गई है। यस सर, और शोर नहीं खत्म हो रहा सर। आप ना हैंड फ्री जो भी वो माइक है उसको जरा एक बार चेक कर लें। नहीं सर। सर अब तो नो बिल्कुल ही सर, दूर चली गई। अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। सर जब आप उसको सेट कर रहे हैं तो दरमियान में 1-2 सेकंड होता है सही, फिर खराब हो जाता है। अब आ रही है आवाज? अभी आ रही डिस्टॉर्शन आ रही है? हेलो? सर आ रही यस है। सर, डिस्टोर्शन डिस्टोर्शन आ रही है सर, आवाज भी आ रही है लेकिन डिस्टोर्शन। हाँ आप बताइए, अब हो रही है डिस्टॉर्शन या आवाज क्लियर आ रही है? सर हो रही है, ऐसे लग रहा है जनरेटर चल रहा है पीछे, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है। सर आपकी आवाज थोड़ी दूर से आ रही है, वरना तो समझ तो आ रही है। डिपार्टमेंट तो कोऑर्डिनेटर ठीक करा लेते हैं तो कुछ नहीं। पहले पहले भी ऐसे क्लास हुई है तो वो नहीं बैठा। सर अब कैमरा, सर अब थोड़ी ठीक हुई है शायद, मुझे लगता है कैमरे की वजह से हुआ था। सर हो गई अब ठीक बेहतर है। यस सर अब ठीक है। ठीक हो गई है? यस सर अब ठीक यस है। किया तो कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। सर ये सर कैमरा कैमरा बंद बंद किया। हुआ है। अच्छा, कैमरे को हिलाया तो फिर हुई। सर कैमरा बंद ही रहने दे। हाँ ये ऑप्शन भी ठीक है वैसे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज अबाउट कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली क्या है आप लोगों को पता है? क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक, फिजिकल टेक्निक है कौन सी, जिसमें आप क्या करते हैं, वो भी ठीक। सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स। अभी आ रही है बच्चों डिस्टॉर्शन या नहीं आ रही बताएं? नो सर, कोई डिस्टोर्शन नहीं। नो सर अब बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, फिजिकल टेक्निक है कौन सी टेक्निक है? कलर सेपरेशन की। इसमें आप क्या करते हैं, कलर को सेपरेट आउट करते हैं। कौन से कलर? लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आपके पास कोई मिक्सचर है, ये कौन सा मिक्सचर है? मैं कहता हूं कि आपके पास मिक्सचर है प्लांट एक्सट्रैक्ट है, प्लांट एक्सट्रैक्ट है। वैसे ये जनरली लुकिंग में क्या होता है, आपके पास ग्रीन होता है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? इसमें आपके पास पिगमेंट होते हैं, एक तो आपके पास क्लोरोफिल होते हैं और सेकंड आपके पास कैरोटीनॉइड होते हैं। जो आपके पास क्लोरोफिल्स है दे शो ग्रीन कलर, और ये जो आपके पास कैरोटीनॉइड है ये आपको रेड से
ऑरेंज येलो तक आपके पास इस रेंज में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको कब आपके पास क्लासीफाई होते हैं, जब आप इनको क्या करते हैं, जब आप इनकी सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन आप कैसे करते हैं, आप इनकी क्रोमेटोग्राफी करते हैं। क्रोमेटोग्राफी में आप क्या करते हैं कि आप के पास जो कंपोनेंट होता है उसको आप टू डिफरेंट फेजेस के अंदर से बाहर करते हैं। एक आपके पास मोबाइल फेज होती है और एक आपके पास स्टेशनरी फेज होती है। मोबाइल फेज को कौन सी होती है, जो क्या करती है, वो मूव करती है, मूविंग फेज। इट कैन बी योर लिक्विड, ये लिक्विड हो सकती है, या ये क्या हो सकती है, गैस हो सकती है, या फिर ये बहुत से लिक्विड्स का मिक्सचर होती है। तो जो आपके पास स्टेशनरी फेज होती है, दैट इज एक्चुअली सॉलिड या स्टेशनरी फेज। ये मोस्टली होती है आपके पास सॉलिड फॉर्म में होती है। आप क्या करते हैं कि आप अपने सैंपल को इन फेजेस के अंदर से पास ऑन कराते हैं। तो आपका जो सैंपल है वो क्या होता है, या तो वो पोलर होगा या तो वो नॉन पोलर होगा, पोलर और नॉन पोलर। और इसी पोलैरिटी के बेस पे वो क्या करता है, वो मूव करता है अपनी अफिनिटी के बेस पे। वो जिसके अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होगा देन वो क्या हो जाएगा, आपके पास इंडिकेशन आ जाती है। इंडिकेशन कैसे आएगी, लेट्स सपोज दिस इज योर स्टेशनरी फेज एंड इसके अंदर आपको किसके अंदर आपने ऐड किया हुआ है, नीचे इसमें आपने सॉल्वेंट ऐड किया हुआ है जिसको आप क्या करें, आपका ये मोबाइल फेज है। तो इस फिल्टर पेपर के ऊपर आपने अपना सैंपल लोड किया हुआ है। तो जैसे जैसे आपका जो स्टेशनरी फेज है वो अपवर्ड मूव करेगी बाय कैपिलरी एक्शन, तो क्या होगा कि आपका ये वाला जो सॉल्वेंट है वो क्या है कि ये आपने डिफरेंट मिक्सचर ऐड किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो सॉल्वेंट है वो डिफरेंट मिक्सचर के अंदर डिफरेंटली सॉल्युबल होता है। तो क्या होगा, वो इन इसके साथ ही क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। और जैसे जैसे मूव करेगा कुछ कंपोनेंट होंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास जो क्लोरोफिल है इसमें क्या है, क्लोरोफिल ए, आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई और एफ तक होते हैं। और ये जो आपके पास क्लोरोफिल ए है दैट इज अबाउट डार्क ग्रीन कलर, इसका डार्क ग्रीन कलर होता है, और क्लोरोफिल बी ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो दिस वन जो आपका डार्क ग्रीन कलर का क्लोरोफिल है दैट इज लीस्ट सॉल्युबल इन, अगर आप बात करें आपके पास जो मोबाइल फेज है जिसमें आपने क्या ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड किए हुए हैं, कौन कौन से आप लेट्स सपोज आपने ईथर और एसीटोन ऐड किया हुआ है, तो वो इनके अंदर लीस्ट सॉल्युबल है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ तक आगे यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। और देन मैं अगर कहूँ कि आपके पास जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो क्या है कि वो आपके इन सॉल्वेंट के अंदर मोर सॉल्युबल है, तो क्या करेंगे, वो ज़्यादा डिस्टेंस तय करेंगे। और आपके पास ये जो सबसे फ्रंट लाइन पे आ जाएंगे, आपके पास ये रेड कलर आ जाएगा और उसके नीचे आपके पास येलो कलर आ जाएगा। ऐसे आप क्या करते हैं कि आप क्रोमेटोग्राफी से क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन से देन आपने क्या कर लिया है, आपने आइडेंटिफिकेशन भी कर ली है और देन आपने क्या कर लिया, इनको प्योरीफाई भी कर लिया है। एक्चुअली जो आपके पास क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है वो क्या है, वो आपके पास कलर सेपरेटिंग टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास टू डिफरेंट फेजेस होती हैं। कौन सी, एक आपके पास मोबाइल फेज होती है और एक आपके पास स्टेशनरी फेज होती है। और उसी के बेस पे आप क्या करते हैं, उसी की बेस पे आप अपने सैंपल को क्या करते हैं, उसको आप क्लासीफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं और उनकी आप प्योरिफिकेशन करते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर इस क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स की, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। जैसे आपके पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इसके बाद आपके पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आ जाती है। या फिर आपके पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी, अच्छा
पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में, या इसको आप पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि आपके पास एक स्टेशनरी फेज होती है और एक आपके पास मोबाइल फेज होती है। जो मोबाइल फेज होती है दैट इज मोस्टली मोबाइल फेज वुड बी इन लिक्विड फेज, या आपके पास लिक्विड होगा, सॉल्वेंट होगा। ये है तो आपके पास सॉलिड, लेकिन क्या है कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, वाटर है। तो आपके पास जो फिल्टर पेपर होता है, वाटरमैन फिल्टर पेपर, उसके ऊपर क्या आता है, उसके अंदर एक तो सेलुलोज होता है और सेकंड उस सेलुलोज के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। तो क्या होता है कि इसमें आपके पास जो पार्टीशन हुई होती है, पार्टीशन जो आपके पास फिल्टर पेपर है उसके अंदर पार्टीशन है, पार्टीशन के अंदर आपके पास सेलुलोज है, और सेलुलोज में वाटर क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है। तो क्या होता है कि आपके जो पिगमेंट्स हैं या आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो उसके ऊपर ट्रैवल करते हैं। देन आपके पास क्या आ जाती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि आपके पास जो मोबाइल फेज है दैट इज एक्चुअली इन लिक्विड फेज, ठीक है। और इसमें जो सॉल्वेंट है वो क्या होते हैं, वो एक सॉल्वेंट हो सकता है या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हो सकते हैं। मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट से मुराद क्या है कि आपके पास ऐसे सॉल्वेंट होते हैं कुछ जो पोलर हैं और कुछ आपके पास नॉन पोलर होते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, पोल्स बने होते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर वाटर की बात करूँ तो इसकी पोलैरिटी अबाउट 10 होती है, ठीक है। तो कैसे 10 है, अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या बना हुआ है, पोल्स बने हुए हैं। तो इस वजह से आप क्या कह रहे हैं, इसको पोलर है। अगर आप नॉन पोलर की बात करें तो मैं कहता हूँ आपके पास क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली नॉन पोलर है। ये देखिए इसमें कार्बन की सारी वैलेंसीज पूरी हैं, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सर तो दैट इज आपका नॉन पोलर। कैमरा ऑन नहीं है। जी कौन क्या कह रहा है? हुआ वो हमें हुआ है क्योंकि उसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो रही थी कैमरे की वजह से, इस वजह से बंद है। वो ऑन कर दें सर, कुछ समझ नहीं आ रहा इस तरह। तो फिर सर की आवाज ही नहीं आती। देख लो शायद आ जाए अब। कर लेते हैं ट्राई। कुछ सॉलिड आपके पास क्या होते हैं, पोलर होते हैं, और कुछ आपके पास नॉन पोलर होते हैं। तो इन पोलैरिटी की बेस पे आप क्या बनाते हैं, इनकी मोबाइल फेज बनाते हैं। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक्चुअली क्या होता है कि आप ये बस जो फेजेज हैं इनको आप रन करते हैं, बट किसके अंदर, एक कॉलम के अंदर। ये आप एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप अपने पेजेस को रन करवाते हैं। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट प्रिंसिपल इज एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन एक्चुअली क्या होती है, अटैचमेंट ऑफ लिक्विड और अदर सब्सटेंसेस ऑन सॉलिड फेस। ये किसी भी चीज का किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर अटैच हो जाना उसको आप क्या कहते हैं, एडसॉर्प्शन कहते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर बात करूं कि आपके पास ये सिलिका है, सिलिका इज एक्चुअली सॉलिड। तो मैं इसको जनरली ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास जो सर सिलिका, जी आवाज फिर से खराब आ रही है। आवाज नहीं आ रही? सर मुझे तो आ रही है। सर आती है लेकिन पीछे से इतना शोर आ रहा है कि वो समझ ही नहीं आ रहा। ये सर डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। ये बस आप 3 लोगों को डिस्टॉर्शन हो रही है, बाकी किसी को नहीं हो रही। अच्छा सर हो रही है, शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। नहीं सर हो रही है डिस्टॉर्शन बहुत। अच्छा इंसान हो रही है डिस्टॉर्शन, आवाज आ रही है आपको क्लियर? सर दूर से नहीं आती, करीब आए तो फिर आती है। यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ से आ रही है।
यस सर। सर अब बिल्कुल भी नहीं आ रही। आ रही है आवाज? आ रही है, अब तो आ रही है। सबको डिस्टॉर्शन हो रही है, सिर्फ फाइजा को नहीं हो रही, इसका मतलब उसको ऑप्शन क्या होता हाँ है? उल्टी है, मतलब अब आगे आके आवाज आई और इसका ये नहीं ऑप्शन आ रहा है एक्चुअली फायदा। अटैचमेंट वॉइस में है। ऑफ अस्तुप कर रहे हैं आप लोग, अटैचमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन सॉलिड प्लेस या सॉलिड सरफेस। ठीक है, तो ये आपके पास कोई मिक्सचर का कंपोनेंट है, या लेट्स सपोज आप कह लीजिए आपके पास कोई है, ये लिक्विड है तो वाटर का मॉलिक्यूल है। ये क्या करेगा कि ये अगर इस सॉलिड सरफेस पे, ये सॉलिड कौन सी सरफेस है आपके पास, सिलिका, तो इसके ऊपर अगर ये ऐसे अटैच हो जाए तो इस फिनोमिना का आप क्या कहते हैं, यू पीपल कॉल्ड इट एज एडसॉर्प्शन। ये सॉलिड सरफेस के ऊपर क्या हो गया, अटैच हो गया, और ये जिस सॉलिड के ऊपर अटैच हो इसको आप क्या कहते हैं, एडसॉर्बेंट कहते हैं। और ये जो आपका मॉलिक्यूल या लिक्विड का पार्टिकल अटैच हुआ है उसको आप क्या कहते हैं, एडसॉर्बेट कहते हैं। ठीक है, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर यही फिनोमिना क्या होता है, यूज होना है कि आपके पास क्या होनी है कि आपका जो सैंपल होगा, सैंपल विल बी एडसॉर्ब। किसके ऊपर एडसॉर्ब होगा, वो आपके पास एक आपके पास सॉलिड फेज होगी जिसको आप स्टेशनरी फेज कहेंगे, और एक आपके पास मोबाइल फेज होगी जो आपके पास लिक्विड होगी। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, आप लोग अपना सैंपल जो है उसको लोड करेंगे, तो सैंपल अकॉर्डिंग टू इट्स एब्जॉर्प्शन अफिनिटी विद डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या करेगा, वो अपने आप को डिवाइड कर लेगा। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आपके पास जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें क्या आप यूज करते हैं कि आपके पास एक कॉलम होता है, जिसकी यूज कॉलम एक्चुअली, तो यहाँ पर आपके पास क्या लगाता है, स्पॉट लगाता है, क्या करता है, यहाँ से स्टॉप करता है, तो यहाँ तक इस पर क्या लगी होती है, मार्क होता है कि यहाँ तक आपने क्या करना है, इसके अंदर आपकी जो स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज जो इस केस में क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक्चुअली एक सॉलिड है जिसको आप क्या कह रहे हैं, एडसॉर्बेंट कह रहे हैं। वो एडसॉर्बेंट आपके पास क्या हो सकता है, वो आपके पास सिलिका हो सकता है, या आपके पास क्या हो सकता है कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिना, या फिर आपके पास ये कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है, या ये आपके पास सेलुलोज हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर कंपोनेंट, ये आपके पास इनऑर्गेनिक है या आपके पास ऑर्गेनिक है, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आपने इसको क्या किया होता है, इधर आपने इसके अंदर पैकिंग की होती है, यहाँ तक आपने इसकी पैकिंग की हुई है, आप अपने एडसॉर्बेंट की, और देन इसके ऊपर आप क्या करते हैं, आप अपना जो सैंपल है वो इधर आप लेस कर देते हैं। लेस कैसे करते हैं कि आपके पास जो आपका लिक्विड फेज है या जो आपकी मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज आपके पास कौन सी है, मोबाइल फेज को इस केस में आप क्या कह रहे हैं, इनविट कह रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या होगी, मोबाइल फेज आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं कि आपने किस फेज फील्ड का सिलेक्शन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी। कि अगर आप देखें कि आपके पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी डिफरेंट पोलैरिटी होती है। अगर मैं जो एथेनॉल या फिर ईथर या फिर आपके पास बेंजीन है या आपके पास टोलुइन है या फिर आपके पास क्लोरोफॉर्म है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आपके पास क्या है, एसीटोन है, आपके पास वाटर है। वाटर की जो पोलैरिटी है दैट इज अबाउट 10.1, जो आपके पास ईथर और एथेनॉल है, ईथर की आपके पास 4 है और एथेनॉल की आपके पास 2 है, और जो आपके पास बेंजीन और टोलुइन है इनकी जो पोलैरिटी है
टोलोनिन की 2.4 है, बेंजीन की आपके पास 0.11 है। इनकी डिफरेंट क्या है, पोलैरिटीज है। जितना ज़्यादा आपके पास जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, पोलर होगा, उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी, पोलैरिटी होगी। तो आपने किस बेस पे अपनी मोबाइल फीस की सिलेक्शन करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी। तो आपने क्या चूज किया, लेट्स सपोज कि आपके पास मैं कहता हूँ कि आपके पास जो सैंपल है, सैंपल लेट्स सपोज आपने क्या किया कि आपके पास 2 डिफरेंट सैंपल है। आपने क्या किया, 2 इंक आपने यूज किया। कौन कौन सी, ये जो आपके पास ऐड वाली होती हैं, आपने जो 2 डाइज आपने एक सैफरन को आपने मिक्स कर दिया, सैफरन प्लस आपने मिथाइलिन ग्रुप, जिसको आपने क्या कर दिया, आपने तो मिक्सअप कर दिया। ये आपके पास आपका क्या है, ये आपका सैंपल है। तो आपने क्या करना है, आपने इस सैंपल को अपने मोबाइल फोन के अंदर क्या किया, इसको आपने डिजॉल्व किया, और डिजॉल्व करने के बाद आप इसको क्या कर दिया, अगर आपने लोड कर दिया, ये आपका सैंपल आ गया। और अब क्या होगा कि आपके सैंपल में अब क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ अफिनिटी, कौन सी अफिनिटी, एड्सॉर्प्शन अफिनिटी, कि अगर इसकी एड्सॉर्प्शन की अफिनिटी किसके साथ ज़्यादा है, अगर इसकी अफिनिटी ज़्यादा है विद स्टेशनरी फेज, तो वो क्या करेगा कि वो लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आपके पास जो सैफरन है, आपको पता है ये कलर शो कर दिया पिंक, जो आपके पास मिथाइलिन जो है आपको रेड या पर्पल कलर में होती है। मैं कहता हूँ कि आपके पास जो सैफरन है, इट्स हैव ग्रेटर अफिनिटी विद योर स्टेशनरी फेज, तो ये क्या करेगी कि ये इधर स्टक हो जाएगी, ये ज़्यादा डिस्टेंस मूव नहीं करेगी, ये यहाँ पे आगे क्या होगी, स्टक होगी। ठीक है, लेकिन जो आपके पास सेकंड है मिथाइलिन ग्रुप, इसकी अफिनिटी किसके साथ ज़्यादा है, आपके पास आपने जो अभी मोबाइल फेज यूज़ की है, मैं कहता हूँ कि आपने यूज़ कर दिया है, एथेनॉल यूज़ कर दिया है, तो इसकी अफिनिटी किसके साथ ज़्यादा है, एथेनॉल के साथ। वो क्या करेगा कि जैसे जैसे एथेनॉल नीचे मूव कर रहा है, तो वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, मूव करते करते कितना आ जाएगी, या नीचे बॉटम में आ जाएगी, और देन आप इसको क्या कर लेंगे, सिलेक्शन इसकी कर लेंगे। ऐसे आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, उसमें आपके पास 2 डिफरेंट फेजेस होती हैं, एक आपके पास मोबाइल फेज होती है और एक आपके पास स्टेशनरी फेज होती है। जो आपकी मोबाइल फेज है उसको आप क्या कहते हैं, इमिडिएट कहते हैं, और जो आपके पास स्टेशनरी फेज है उसको आप एड्सॉर्बेंट कहते हैं। एड्सॉर्बेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें फिनोमिना कौन सा अप्लाई हो रहा है, एड्सॉर्प्शन वाला। तो अपनी एड्सॉर्प्शन की अफिनिटी की बेस पे ये क्या करते हैं, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये तो बात की है कि जब आपके पास जो आपका सैंपल है वो क्या हो, अगर आपका सैंपल क्या है, कलर्ड है, ये कलर्ड प्रोडक्ट है। अगर ये आपके पास कलर्ड प्रोडक्ट ना हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास क्या है, आपके पास कोई प्रोटीन का सैंपल है, प्रोटीन को मैं कहता हूँ कि आपके पास जो बीफ एक्सट्रैक्ट है वो है, तो बीफ एक्सट्रैक्ट है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप इसको रंग तो कर रहे हैं लेकिन इसका कोई कलर शो नहीं हो रहा, नो कलर इंडिकेशन। तो देन आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे, देन आप इसकी क्या करेंगे, आप इसकी TLC करेंगे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करेंगे। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से क्या होगा कि ये अपने जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो देन आपके पास ये जो थिन लेयर का क्रोमेटोग्राफ जो आएगा उसको आप क्या करेंगे, यूवी लाइट के ऊपर, इसको यूवी लाइट ट्रांसफॉर्मेटर इसके ऊपर रख के इसको आप क्या कर देंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, और आपके पास क्या आ जाएगी, डेफिनेट RF वैल्यू आ जाएगी। RF वैल्यू आपके पास क्या होती है, रिटार्डेशन फैक्टर होता है आपके पास, डिस्टेंस ट्रेवल बाय योर कंपोनेंट, और ये रेशियो किसके साथ होगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट ओवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय योर सॉल्वेंट। तो ऐसे आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास RF वैल्यू आ जाती है, दैट इज ऑलमोस्ट लेस देन 1 होती है। ठीक है, तो
तो इस तरह आप क्या करते हैं, आप अपने सैंपल में क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अगर हम इसको प्रॉपर अगर हम इसको परफॉर्म करना हो तो देन कैसे करेंगे? सबसे पहले जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? एक तो आपके पास आपकी स्टेशनरी फेयर होनी चाहिए, और सेकंड आपके पास क्या होनी चाहिए? आपकी मोबाइल पेज। स्टेशनरी पेज को आपने क्या किया है, ये आपके पास एडवर्टाइजमेंट होने चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में हमारे पास कौन कौन से, हमारे पास स्लीका है, या हमारे पास एलुमिना है, या हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट है। ये हमारे पास इनऑर्गेनिक है। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो हमारे पास सेलुलोज का आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारी स्टेशनरी पेज है, या जिसको हम एडवर्टाइजमेंट कह रहे हैं। अगर हम मोबाइल पेज की बात करें तो मोबाइल पेज में हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट सॉल्वेंट है। हम कोई एक सॉल्वेंट ले सकते हैं या इनका मिक्सचर ले सकते हैं। तो हम कौन सा लेंगे, एथेनॉल यूज कर लेते हैं। तो इसकी पोलैरिटी क्या है, इंटरमीडिएट है, ना ज़्यादा है ना लेस है। तो एथेनॉल को यूज़ करेंगे या फिर हम इसके साथ क्या कर लेंगे, वाटर भी यूज़ कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारी स्टेशनरी पेज और हमारी मोबाइल पेज। अब और क्या चाहिए हमें, हमारा सैंपल चाहिए। सैंपल क्या है हमारे पास, सैंपल हमारे पास इंक्स है। ये जो आपके पास पैड वाली इंक्स होती हैं, ब्लू प्लस रेड है। तो इनको आपने क्या करना है कि आपने सेपरेशन करनी है। अच्छा, तो अब आपने इसको, अच्छा देन आपको क्या चाहिए, कॉलम चाहिए। इसके साथ आपको सैंड भी चाहिए और आपको कॉटन चाहिए और लगेंगे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमने इसको प्रोसीड कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप अपने कॉलम को सेट करना है। कॉलम को सेट करने के बाद आपने कॉलम के अंदर पैकिंग करनी है। पैकिंग करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इल्यूमिनेट को ऐड करना है। इल्यूमिनेट को ऐड करने के बाद आपकी क्या होगी, आपके पास सोल्यूशन हो जाएगी। सोल्यूशन के बाद आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो वो देख लेते हैं कैसे होगा। Let's go, this is your column. और ये क्या लगा था यहाँ पर, अलग लगा होता है। क्या करते हैं, आप इसको ओपन और ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ तक इसके ऊपर क्या होती है, मार्किंग होती है। यहाँ तक आपने क्या करना होता है, आपने इसके अंदर जो इसकी एडवर्टाइजमेंट है वो आपने यहाँ तक ऐड करना होता है। अच्छा, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला स्टेप है वो है पैकिंग का। कि आपने पैकिंग कैसे करनी है। पैकिंग से मुराद है फिलिंग, कि आप इसके अंदर फिलिंग कैसे करेंगे। फिलिंग किसकी करनी है, आपने अपनी स्टेशनरी पेज की फिलिंग करनी है। आपके पास टू मेथड है, कौन कौन सा, एक आपके पास ड्राई मेथड है और एक आपके पास वेट मेथड है। अच्छा, ड्राई मेथड में क्या करते हैं, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है कि आपने नीचे यहाँ पर क्या अप्लाई करनी होती है, कॉटन प्लग लगाना होता है। कॉटन प्लग आप इसलिए लगाते हैं कि आप जो इसके अंदर ये स्टेशनरी पेज ऐड कर रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट, वो नीचे से क्या ना हो जाए, लीक आउट ना हो जाए। और देन इसके ऊपर आप क्या लगाते हैं, आप एक क्या लगाते हैं, इसकी साइड में क्या लगा देते हैं। अच्छा, इसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने फिलिंग करनी है। फिलिंग के दो प्रोसेस हैं, एक आपके पास ड्राई फिलिंग होती है और एक आपके पास वेट फिलिंग होती है। ड्राई फिलिंग में आप क्या करते हैं कि ये एक्चुअली आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में ये चीज़ें होती हैं। आपने इस पाउडर्ड को क्या करना है, एज सच यहाँ तक आपने क्या कर लेनी है, फिलिंग कर लेनी है। किस
मेथड में ये मैं बता रहा हूँ ड्राइंग मेथड में। ड्राइंग में क्या करना है, आपने डायरेक्टली बॉर्डर उठाया और इसको आपने इधर फिलअप कर दी यहाँ तक, और फिलअप करने के बाद देन आपने क्या करना है, आपने इसको एक दो बार इस तरह इसको शेक करना है, और जो इसके अंदर स्पेसेस है वो भी क्या हो जाएंगे, फिलअप हो जाएंगी। और यहाँ तक फिलअप करने के बाद देन आपने क्या करना है कि आपने अपने जो आपकी सैंपल है उसको आपने मोबाइल फेस के अंदर क्या करना है, मिक्स करना है, और मिक्सिंग करने के बाद देन आपने इसको लोड कर देना है। यहाँ तक आपने लोड कर दिया और देन इसके अंदर क्या हो जाएगी, एडॉप्शन वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, और आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, सैंपल को मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पर क्या रह जाएंगे, स्पेसेस रह जाए या फिर क्रैक्स रह जाए, तो आपका जो सैंपल है वो अच्छी तरह मूव नहीं करेगा, वो यहाँ पर कहीं भी आगे स्टक हो जाएगा, यहाँ पर स्टक हो जाएगा, वो नीचे आपके पास फनल के अंदर नहीं आएगा। तो इसलिए आपके पास जो मोस्ट वाइडली यूज मेथड है वो कौन सा है, वेट मेथड है। इस वेट मेथड में आप क्या करते हैं, आप स्लरी बना लेते हैं। स्लरी किसके अंदर बनाते हैं कि आप जो मोबाइल पे यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो सॉल्वेंट है आपके पास, आप उसके अंदर अपने एडजॉर्बेंट के क्या बना लेते हैं, स्लरी बना लेते हैं। स्लरी कैसे बनाते हैं, लेट्स सपोज दिस योर बीकर, बीकर के अंदर आपने क्या ऐड किया, एसएल ऐड किया, और आप इसके साथ यूज क्या कर रहे हैं, आप सिलिका यूज कर रहे हैं। तो आपने जो सिलिका पाउडर है, सिलिका पाउडर को इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह क्या किया, शेक किया। शेक करने के बाद आपने क्या किया, इधर आपने इसके अंदर पैकिंग स्टार्ट कर दी। पैकिंग आप कैसे करेंगे, ये जो आपने स्लरी बनाई है इसको आप इधर ट्रांसफर करेंगे, और इस स्लरी से क्या होगा कि जैसे जैसे आप ये ऐड करते जाएंगे, आपकी जो सिलिका है दिस वन सिलिका, क्योंकि इसकी क्या डेंसिटी ज़्यादा है, वो क्या करेगी, यहाँ नीचे बॉटम पे बैठना स्टार्ट हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक क्या हो जाएगी, फिलअप हो जाएगी, और वो इजीली क्या हो जाएगा, इसके अंदर पैकिंग हो जाएगी। और क्या करते जाएंगे आप, साथ साथ नीचे जो सॉल्वेंट है उसको एक्सेप्टली करते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी स्लरी नीचे सेटल डाउन होती जाएगी, आप अगेन अगेन क्या करते जाएंगे, इस जब तक यहाँ तक फिलअप नहीं हो जाता, आपने जो फिलिंग है वो आपने स्टार्ट रखनी है। तो यहाँ तक जब क्या हो जाए, इस मार्क तक आपके पास जब आ जाए आपका एडजॉर्बेंट, देन आपने क्या कर देना है, आपने इस फिलिंग को स्टॉप कर देना है, और देन आपने क्या करना है, अगेन इसके ऊपर आपने एक लेयर लगानी है। किसकी, आपने अगेन इसके ऊपर सैंड की लेयर लगानी। सैंड की लेयर लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने अपने सैंपल को, जो आपका सैंपल है उसको आपने लोड करना है। सैंपल को लोड कैसे करेंगे, सैंपल को आपने अपने मोबाइल पेज के अंदर मिक्स किया हुआ है, ये आपके पास आपका सैंपल है, इसके अंदर प्लस आपकी मोबाइल पेज है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या किया, लेट्स गो इन प्लस योर एथेनॉल, ये दोनों चीज़ें आपने क्या कर दी, फिर आपने ऊपर आपने क्या कर दी, तय लगा दी। यहाँ तक तय लगाने के बाद आपने क्या करना है कि यू पीपल विल ऑब्जर्व दैट योर थिंग्स आर स्टार्ट टू डिवाइडिंग। एक आपके पास इंक कौन सी है, एक इंक आपके पास ब्लू है और एक आपके पास ब्लैक है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आपके पास जो ब्लू इंक है वो क्या है कि उसकी जो अफिनिटी है, कौन सी अफिनिटी, एडॉप्शन वाली, किसके साथ ज़्यादा है, मोबाइल पेज के साथ ज़्यादा है, तो किधर आ जाएगी, आपकी जो ब्लू इंक है वो यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ठीक है। और जो आपकी कौन सी फील्ड है, कौन सी इंक जो आपके पास ब्लू इंक है, उसकी अफिनिटी आपके स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है, जो आपने इसके अंदर स्लरी ऐड की हुई है किसकी, सिलिका की, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर ही स्टक रहेगी। ऐसे क्या होगा कि आपके पास ये क्या हो गई है कि ये कलर डिफरेंशिएशन हो गया है। कलर डिफरेंशिएशन होने के बाद आप क्या करते हैं कि आप ऊपर से और सॉल्वेंट ऐड करते हैं। जब सॉल्वेंट ऐड करेंगे
तो ये क्या करेंगे, ये नीचे मूव डाउन कर जाएंगे। जब ये मूव डाउन कर जाएंगे देन आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपने बीकर रखा होता है या आपने टेस्ट ट्यूब रखी होती है, तो उसके अंदर आपका सैंपल आ जाता है। तो देन आप क्या करते हैं, उस सैंपल को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्शन आप कैसे करते हैं कि यहाँ तो आप इसको क्या करा लेते हैं, एवेपोरेशन करवाएंगे। एवेपोरेशन के एंड पे आपके पास जो आपकी प्रोडक्ट आएगी दैट विल बी योर सैंपल। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आपके पास क्या हो कि आप क्या होता है कि आपके पास ये वाला जो मेथड है कौन सा, इल्यूशन का। अच्छा, इल्यूशन क्या होता है एक्चुअली, इल्यूशन वो मेथड है जिसका आप क्या कर रहे हैं, बाय एडिंग सॉल्वेंट आप क्या कर रहे हैं, अपने सैंपल को डिवाइड कर रहे हैं, उसको प्योरीफाई कर रहे हैं। किसके थ्रू, आप मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, और जो मोबाइल के आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप क्या करते हैं, इल्यूशन कह रहे हैं। तो उसके थ्रू जो आपके पास आ रहा है, जो आपके पास एंड प्रोडक्ट आ रहा है, उसको आप क्या कह रहे हैं, इल्यूशन कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मोस्टली क्या होता है कि आप क्या करते हैं, मोर देन वन सॉल्वेंट यूज करते हैं। मोर देन वन का मतलब क्या है कि अभी आपने जो सैंपल बनाया था मिक्सचर दैट वाज अबाउट, इसके साथ इंक थी और उसके साथ आपका एथेनॉल था। अगर आप इंक और एथेनॉल की बजाय और क्या यूज कर रहे हैं इसके अंदर, अगर आप वाटर भी यूज कर रहे हैं, तो देन आपके पास जो डेवलपिंग टेक्निक होगी, इसको आप क्या करते हैं, ग्रेडियंट। ये वाली जो पहली टेक्निक है डेवलपिंग वाली, डेवलपिंग किसकी हो रही है, जो आपके पास कलर डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें आप सिंगल सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, इसको कहते हैं आइसोक्रेटिक डेवलपमेंट। ठीक है। अगर आप क्या करें, अगर आप मोर देन वन सॉल्वेंट यूज करें तो इसको आप क्या कहेंगे, ग्रेडियंट डेवलपमेंट। ठीक हो गया, या ग्रेडियंट इल्यूजन या फिर आइसोक्रेटिक इल्यूजन, ये होता है। ठीक है। और जब आपके पास ये सेपरेशन हो जाती है तो देन आपके पास क्या आ जाती है, आपकी प्रोडक्ट आ जाती है। दिस इज हाउ योर कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज डन। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू आर वेलकम। सर एक दफा बता दें कि स्लरी कैसे बनाते हैं। जी, सर स्लरी कैसे बनाते हैं एक दफा बता दें। क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रही हूँ स्लरी कैसे बनाते हैं एक दफा बता दें। स्लरी, स्लरी एक्चुअली क्या होता है कि आपने जस्ट क्या किया है कि ये जो आपके पास आपका पाउडर है, ये एक्चुअली क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इनका जो साइज होता है, जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज दैट इज अबाउट 50 से 200 माइक्रोमीटर। तो ये आपके पास पाउडर होता है एक्चुअली। तो पाउडर को आप क्या कर रहे हैं, इस पाउडर को आप इस सॉल्वेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। वो पूरा मिक्सचर तो बनता नहीं है, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो उसके अंदर पार्शियली डिजॉल्व हो रहा है। तो डिजॉल्व करके आप उसको क्या कर देते हैं, इधर फिल अप कर देते हैं। अगर आप आपसे ये जो अगर आप रेत लें, रेत को पानी के अंदर थोड़ा सा मिक्स अप करें, वो जो आपके पास थोड़ा सा मिक्सचर बनता है दैट इज कॉल्ड स्लरी ऑफ सैंड। समझ आ गई? ऐसे ही सिलिका एक्चुअली आपके पास क्या होता है, सिलिका, सिलिका जो है वो रेत को ही कहते हैं। ओके सर। ठीक। और किसी की कोई कंफ्यूजन हो? सर जब हम रेत को इस लिक्विड वाटर में डालते हैं तो कुछ पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं, क्या उनकी डेंसिटी कम होती है? क्या बेसिकली जो सैंड है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन कुछ पार्टिकल जो सैंड के हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं वाटर के। नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली, आप फिलिंग कर रहे हैं ना। तो आप जैसे जैसे स्लरी ऐड कर रहे हैं ना, तो वो जो लिक्विड है वो नीचे रीच डाउन कर जाएगा, और उसको साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, निकाल भी रहे हैं। तो वो जितना होगा वो नीचे आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ तक क्या करना है आपने, पूरा फिल अप करना है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, फिलिंग कहते हैं या पैकिंग कह रहे हैं। तो उसमें वो क्या होगा कि वो सारा यहाँ तक क्या हो जाएगा, फिल अप हो जाएगा, पैकिंग होगी पूरी। ओके सर।
We're going to add silica to the small beaker. We're estimating how much to use. The silica dust is very bad to breathe, so we're using this in the hood. Yeah, you can see very fine dust. So probably one or two more scoops like that. Okay, let's take a look at the beaker now. Yeah, I think that's sufficient. So we'll go with that amount. We're now going to add the solvent. In this case, it's 80% hexane, 20% ethyl acetate. And we need to add enough so that all the silica will get wet and a little bit of solvent left on top, but not a vast excess of solvent. So more than that. More than that. Probably more than that, yeah. So it should be that when you swirl it, the silica moves. So it's fluid. All right, so maybe about 10 more milliliters. All right, that might be enough. Yeah, okay, so this is what's called a slurry. You can see that the silica moves, but it's kind of slushy. And that's ideal. So that we're now ready to load the column. We're going to use sawed-off pipette technology. So this is a normal plastic pipette, clean, brand new from the box. All right, we're going to cut off the pipette so that it has a wider opening. Right about there. Okay, so that's how it should look. So here we have a column. At the base of the column, there's a cotton plug that will keep the silica in the column while allowing solvent to go through. This looks pretty good, yeah. So it's certainly slushy. It's not overly fluid. You can pull up silica in your pipette, and you can deliver silica with some solvent as well. Yeah, so that looks just about ideal. And you do need to keep stirring it to get the silica suspended. All right, so into the top that goes. All right, so that you can see the possibility of trapping air there. So a little more fluid, a little more fluidity will help. Okay, I think that looks pretty good. Let's see what that looks like. Yeah, that looks about right. Okay. Only put that much in. Yeah, you're gonna fill it up to about here. Here's a close-up. We've got solvent on the top, nice smooth silica, all the way down to the bottom. That's the way it should look. Okay, that's good. So here we have about 20 of the baby tubes. These are 75 millimeters tall. And that's the best size for collecting fractions is what we're going to do. And Morgan's demonstrating how you could have the drips go into one tube and then shift it to the next tube. Yeah, maybe we'll have to. Before we load, we're going to drain the solvent so there isn't any solvent on top of the silica. But you have to have your fraction tubes ready before we load. This is 300 microliters of sample loaded on top of the column, and we're about to drain it into the actual silica. Okay, that's it. All right, so sample's now in the silica. Gently add solvent on top. Yeah, like spray it kind of slowly around the edges.
Yeah, just a few drops is all we need. Get the tip of the pipette down low. Okay. Is that good? Yeah, okay. So add your drops. Add a few more drops there now, Reese. Just a couple. All right. Okay, so let's drain that into the silica now. That looks great. Okay. So in theory, this should be making it sort of a clean layer on top. The first top millimeter of silica will now be clean because your molecules have been pushed in. Okay. All right, so repeat that. Okay, good. So let's put that into the silica now. Okay, great. Okay, so now you should be able to load a bigger solvent on the top, and you start collecting fractions seriously. Yeah, because you said the first one, The first one won't have anything in it, so So the you first s- one could be a big fraction. like, I mean, most of the test tubes. It could be half a test tube's worth, yeah, sure. Okay. That would be a reasonable thing to start with. Okay. Add more now? Yeah, like start slowly again at first. Push more just so we don't have to worry about it going below silica. Right. Okay, so you can open the tap now, Morgan. Okay. And Reese will add more solvent. Okay. You'll just more solvent. So we're no longer trying to get it to go Okay, beach so- sand dry. We're trying to say it never gets close to that. Yeah. There's always a nice layer of solvent on top. How come Brock's moves so slowly? I can't answer that. You don't know. All right. So this is now collecting fraction number 1, big fraction at the bottom. So I'm just sick of Dylan Bush trying to be all obscure. This is a nice flow rate. You can see drip, 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 drip. So we probably have about 1.5 mils per minute. That's a good flow rate. I wish there were options to take creative writing classes or journalism instead of English. I wish there was like Right, so you can be very more generous on the top there, Reese. maybe write about someone else's stuff. Yeah. I feel like that should be. There's no danger now of disturbing the sample. It's already okay. an inch into the column, so no danger of disturbing it. So just keep that solvent full, and you probably should now start collecting real fractions, Morgan. Oh, you mean in college? All right, so what we'll want to do next is prepare. So after this amount, I should just move it over again, right? Isn't that about? Yeah, Okay. yeah, that's a good size fraction. All right, so that is a reasonable sized fraction there, and we're collecting the second serious fraction, the third total fraction. After running my column, or even during the running of the column, I'm collecting many fractions, and I want to be able to do a quick screen. Is there anything in any of these tubes of interest? I can do this with one plate, one microcap. Let me demonstrate. On the plate, I put numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, all the way up to 15.
here we go. I'm going to use one microcap. Fraction number 1. Get a little bit in the microcap. Put a spot for fraction number 1. Expel the remaining contents. I'm getting rid of the remaining contents. Now I'm going to 2. The amount of cross-contamination I'll get with this is minuscule. There's a spot for fraction 2. Empty the contents. Spot for fraction number 3 is next. So you can see I can do many spots in a minute, and I just put one spot for each fraction. Size of the spots, not important. I'm just seeing, is there anything in there? I am using the bulb to help me here. The bulb has a hole. If I push, cover the hole and push, if I cover the hole and push, I'll get rid of everything in the pipette. So I've spotted fractions 1 through 13 on my plate here. If my molecule is UV active, all I need to do is look at this in the UV light and see, is there anything in any of these tubes of interest? This is the plate on which I spotted 13 fractions. I will now stain the plate and hope that I get useful information. All right, so this is great. I can see that certain fractions have material that's worth investigating. Fractions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 are useless, but 9, 10, 11 have something of interest, and looks like 13 also has something of interest. So the fractions of interest are worth running on a real TLC plate that I developed to see what molecules these actually are. Here I have my plate for staining. I'm using the spray bottle. It's in the box. It's got paper towels 3 or 4 layers thick on the bottom. I spray until the plate is saturated, and then I heat on the hot plate. Here I have a column that I need to empty now. It's served its purpose. The valve is open. I have a rubber bulb from T2. I have a beaker to collect the silica waste. I push it out. There we go. अच्छा जी, ये आपके सामने उन्होंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी की है, जिसमें उनका जो प्रोडक्ट थी डेट वाज कलरलेस, और फिर उन्होंने उसको इल्यूमिनेट किया है और उसको स्टेन किया है, और स्टेन में उनके पास जो यूजफुल थी उसकी अभी वो क्या करेंगे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करेंगे. एंड दिस इज हाउ स्लरी वाज प्रिपेयर्ड एंड हाउ इट वर्क्स. ये सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं. एक्चुअली इधर हमारा जो कॉलम नहीं है, बट आपके सामने परफॉर्म करते. So that's all from our side. If you have any query, you are welcome. जी. जी करना, क्या कहना आपने? अच्छा, शुएब. Yes, sir. अटेंडेंस भेज दो मुझे. ले लिए सर अटेंडेंस. Okay, if you have no query, you people can left meeting.